नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। इस समय हम छाता में हैं और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराना चाह रहे हैं जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 3 बार के एमपी रहे कुंवर मानवेंद्र सिंह से, जो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोकसभा चुनावों में टिकट के लिए दावेदारी पेश की है मथुरा लोकसभा से। आइए जानते हैं कि क्या उनकी दावेदारी पेश की है उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। और साहब बताइए, जो आज लोकसभा चुनाव में जो दावेदारी पेश किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ब्रजवासियों को अपना प्रणाम कहता हूँ। जहाँ तक सवाल टिकट का है, आप जैसा देखते हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं से पहले तो लोकदल और बीजेपी के गठबंधन में यहाँ से लोकदल के प्रत्याशी श्री जयंत चौधरी जी थे। उसके बाद फिर 2 बार से हेमा जी यहाँ से चुनाव लड़ती रही। इसलिए आम ब्रजवासी जो है वो परेशान है, क्योंकि जो प्रतिनिधि का काम होता है जनप्रतिनिधि का कि वो जनता से मिले, दुख सुख में उनके साथ शामिल हो, शादी ब्याह में शामिल हो, बैठकर उनके काम कराए, उसका बहुत बड़ा अभाव रहा है जिले में, जिससे जनता त्रस्त है। और अब ये चाहती है कि यहाँ लोकल आपका जिला में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लोकल प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी हाल में आपने देखा होगा हमारे ज़िले में यहाँ पर जो सांसद हैं वो जाट हैं। हमारे यहाँ जो मंत्री हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी, वो जाट परिवार से हैं। जो हमारे यहाँ जिला परिषद है, जो जिला परिषद अध्यक्ष, वो भी जाट हैं। और जो अभी हमारे तेजवीर सिंह जी को उनको यहाँ राज्यसभा दी है, वो भी पहले यहाँ पर कोऑपरेटिव यूपी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष थे। उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था और बहुत बड़ा उन पर फंड था, और अब उनको राज्यसभा दे दी गई। तो मैं केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने ये आग्रह किया है, उनको बताया कि 55% वो 95% प्लस आपको राजपूत वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी को राजपूत देता है। तो फिर राजपूत जो है, जो ठाकुर है, उसकी इस तरह से क्यों उसको यहाँ पर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है उचित। तो मैंने कहा कि अब पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, कम से कम उसमें आप राजपूत को, ठाकुर को यहाँ से टिकट दें, जिससे कि स्थानीय आदमी लड़ेगा और उसके साथ साथ वो राजपूत भी, ठाकुर भी होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं यहाँ 3 बार संसद सदस्य रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ राजपूतों को, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। तो या तो आप मेरे लड़के को दे दें, अगर उनको नहीं देना चाहें, आप समझें कि उनमें इतना अभी नहीं है, तो आप मुझे दे दें, मैं तैयार हूँ। और मैं ये आपको वादा करता हूँ कि भारी बहुमत से चुनाव में यहाँ से जीतूँगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस पर वो मनन कर रहे हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। इसमें कहीं उम्र का तो कहीं इशू नहीं आया? उम्र अभी मैं कोई 75 अब तो हुआ नहीं, अभी तो 73 का हूँ मैं, और तो उसमें मैं प्रतिबंधित उसमें नहीं आता। अच्छा, 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन अभी चला था दिल्ली में, तो उसमें जो पीएम मोदी ने और भी मुख्यमंत्री आए होंगे, क्या कार्यकर्ताओं क्या संदेश दिया है? एक तो संदेश उनने जो हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उन्होंने तो जितना भी कार्य पिछली योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ गांव के लिए, शहरों के लिए और उसके लिए डिफेंस के लिए, रोड का जो हाईवेज हैं उसके लिए, डिफेंस, सबकी जो योजनाओं के कार्य हो रहे हैं, उस पर बेहद बड़ा प्रकाश डाला। जो गांव में अन्य योजना है, बिजली की है, मकानों की है, पानी, घर घर में पानी की है, गैस सिलेंडर्स दिए हैं, बहुत सी ऐसी युवकों के लिए बहुत पैसा है जिससे वो अपना खुद काम करेंगे, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला था। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर प्रकाश डाला और साथ साथ
आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने सभी जितने वहाँ 12,000 कार्यकर्ता वहाँ आए थे सारे देश से, उनको ये संदेश दिया कि आप लोग तैयार रहें, अब चुनाव आ रहा है, उसमें हमको जो एनडीए है वो 400 पार होना है। और मैं समझता हूँ कि जो एक भगवान राम का यहाँ पर उनका वो प्राण प्रतिष्ठा की गई है और लोगों में उसकी बहुत खुशी है और एक हिंदुओं में जागृति है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो एनडीए है वो 400 पार करेगा। अब जैसे अब कृष्ण जन्मभूमि की भी बात आ रही है, इसको मुक्त कराने की ज्ञानवापी हाथ में ले लिया। अब कृष्ण जन्मभूमि उसमें आप जैसा देखें राम जन्मभूमि का था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये तय किया था साक्ष्य देके, तो उसमें ये साफ आया था कि पहले मंदिर था और उसको ज़बरदस्ती इन लोगों ने तानाशाही में तोड़कर और वहाँ पर मस्जिद रखी गई। अभी जो ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी सर्वेक्षण हुआ है जिसमें तमाम भगवान के और गणेश जी के और शिवलिंग भी है और सब वहाँ मूर्तियाँ वहाँ मिली हैं। दीवालों पर भी चिन्ह हैं त्रिशूल के और उनके, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये पहले मंदिर था और इसको तोड़कर खंडित करके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो ये तो गलत था पहले जो था जब उनका टाइम था। अब अगर हम इसमें आए हैं और हमारा राष्ट्र है, हम प्रधानता देते हैं हिंदुओं की भावनाओं को, हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको वापस मंदिरों में लाया जाए। इसी तरह विवाद यहाँ भगवान कृष्ण जन्मभूमि का भी है, उसमें भी पहले ये मंदिर था बहुत विशाल, महाराज ओरछा ने और उन लोगों ने इसको बनाया था, औरंगजेब ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं गर्भगृह जो है वो मस्जिद के नीचे है, आप भी गए होंगे, सब लोग यहाँ गए हैं, तो उसमें भी उसका सर्वेक्षण होगा। अभी पुरातत्व विभाग वालों ने भी अभी बताया है कि ये यहाँ साक्ष्य है यहाँ जन्मभूमि के। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पहले मंदिर था, उसको तोड़कर ये मस्जिद बनी है। तो जैसा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि गर्भगृह उसकी अंदर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मंदिर था और तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। अब इस पर कोर्ट में होगा, साक्ष्य पेश किए जाएंगे और कोई ज़बरदस्ती तो किसी को कोई तोड़ नहीं रहा, मगर अगर वहाँ हिंदू उसके साक्ष्य मिलते हैं और भगवान कृष्ण जन्मभूमि जो थी उसमें अगर वहाँ मस्जिद बनाई गई है तो उस पर पुनः मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको न छेड़ा जाए। अब जैसे ताज है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, उसे तो कोई नहीं तोड़ रहा, तो हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं, मगर जहाँ पर इस तरह के हैं उसमें हिंदुओं की भावना को तो ठेस पहुँची है, उसका सुधार करने में मैं तो समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है और उसको मुसलमानों को भी मानना चाहिए। अच्छा कुमार साहब, एक बात बताएं, आप 2 बार से मथुरा से यहाँ हेमा मालिनी सांसद है। अभी हमारे चैनल अभी न्यूज ने एक जमुना जी को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी अभी कि जो नाले हैं जमुना जी में बह रहे हैं, इतना जो पानी गंदा जा रहा है नालों का। 2 बार से सांसद और फिर भी जमुना जी साफ नहीं हुए, इसमें क्या कहना चाहिए इस बात? देखिए उसमें तो मैं भी 3 बार रहा सांसद, वो भी रही और बीच में जयंत जी भी रहे, और उसमें दिक्कत ये है कि जो हमारा यहाँ तो नाले हैं उनको बंद करना पड़ेगा। कई हज़ार करोड़ रुपया तो दिल्ली को दे चुके हैं, दिल्ली में भी ये हालत है, दिल्ली से भी गंदा पानी यमुना में आता है, हज़ारों करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर कोई बृहद योजना, जैसे गंगा जी का शुद्धिकरण की योजना बनी है, ऐसी यमुना जी की बनाएगी। मुझे याद है जब राजीव जी माननीय प्रधानमंत्री थे तो मैंने ये बात उठाई थी। एक बिहार के थे, वो क्या नाम था उनका, वो पर्यावरण मंत्री, तो मैंने उनसे कहा था कि ये यमुना जी हैं, इसकी शुद्धिकरण होना चाहिए और आपको चाहिए कि जो गंगा जी को आपने फर्स्ट फेज में लिया है उसके साथ साथ यमुना जी को भी लिया जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की पटरानी रही है, पटरानियों में से एक है और यहाँ पर आचमन का बहुत बड़ा यमुना जी का महत्व है और मोक्षदायिनी है, जिसका यहाँ शरीर को यहाँ विसर्जित किया जाता है आग प्रज्वलित करके
उसके यहाँ पर जो अवशेष हैं उनको गंगा जी में कहीं ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि यमुना जी को मोक्षदायिनी माना है, तो इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी सफाई के लिए किया जाए। तो वो बड़ी ज़ोरों से बोले कि मानवेंद्र सिंह जी हम जमुना ही नहीं कण कण साफ कर देंगे। तो मैंने कहा कण को साफ करने की नहीं है, ब्रज रज तो भगवान ने उसमें कहा है कि मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ, तो भगवान ने कहा कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे स्वतः ही मुक्ति हो जाए। तो मैं कहा मंत्री जी वहाँ तो आप भी जाकर जैसे अपनी मस्तक से वो ब्रज रज लगाएं जिससे कि आप भी मुक्ति प्राप्त करें। मगर जहाँ तक प्रश्न यमुना जी का है, जिसमें नाले और सब गंदे मिल रहे हैं, दिल्ली से लगाकर फिर हरियाणा आ जाता है, वहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ, उनका डिस्चार्ज वाटर आता है। तो यमुना जी तो मथुरा आते आते और मथुरा का जल आता है तो ये गंदा नाला हो जाता है। जो आप कह रहे हैं वो सच है कि यमुना जी का जो शुद्धिकरण है वो होना चाहिए, और स्कीम, एक भावी स्कीम, बड़ी स्कीम बननी चाहिए जिसमें कि शुद्धिकरण हो। और जैसा कि अभी आपने सुना कि एक स्टीमर चलाएंगे जो कि आगरा से और दिल्ली तक जाएगा, और वो बिना साफ किए, बिना जल अधिक किए कैसे जा सकता है। अभी बहुत सी जगह तो पानी कम हो जाता है, इसमें सरकार विचार करे और इसको शुद्धिकरण करे और अच्छा इसको निर्मल जल इसमें रहना चाहिए। अच्छा कुमार साहब, आपसे ये अगर आपको लोकसभा से अगर प्रत्याशी आप चुने जाते हो तो जनता के लिए क्या संदेश दें? देखिए, अगर सौभाग्यवश मुझको यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं 84 में जब मेरा ख्याल 36 साल का था, जब प्रथम बार मैं एमपी बना था, तो हमने तो काफ़ी अपने जनपद में काम किया, यहाँ डेवलपमेंट कार्य भी किया। उन दिनों तो वो ये निधि भी नहीं मिलती थी, उसके बाद निधि मिलने लगी तो ज़िले में आप जगह जगह जाएंगे उसमें काफ़ी काम हुआ है। हमने नई कुछ छोटी नहरें भी निकलवाई किसानों के सुविधा के लिए, सड़क भी बनवाई। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना में करीब 400 किलोमीटर सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी थी। उसके अलावा हमने फ्लाईओवर बनवाए। एक तो आपके जो मेरे ज़माने में स्वीकृत हुआ था छाता से बरसाना, एक छाता से गोवर्धन, एक हमारे मछली फाटक जो कचहरी को जाते हैं वहाँ पर, और एक शेरगढ़ वाला भी आप एक शेरगढ़ वाले की भी पहल हमने की थी शुरू में ही, जब वीपी सिंह जी थे, जब से वो मामला चल रहा था। उसके अलावा हम ट्रेन भी चाहते थे उसको जोड़ना, मगर हमारी जो योजना थी उसका सर्वे भी हुआ, मगर फिर हमारे हटने के बाद वो कार्यगर नहीं हुई। अगर मैं बनता हूँ तो मैं उसको पुनः प्रायोरिटी पे लूँगा कि हमारे ब्रजवासियों की सुविधा के लिए और एक ट्रेन होनी चाहिए जो कि छाता से होके अलीगढ़ के लिए निकले और उससे जहाँ सुविधा हो। तो ऐसी और भी कई योजनाएं हैं जो सरकार से, और यमुना की जो बात है वो प्रधानमंत्री जी से मिलके, क्योंकि उनका जो दूरदृष्टिता है वो बहुत बड़ी है, धार्मिक व्यक्ति हैं, और उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो इसमें विचार करके यमुना जी की सफाई के लिए एक वृहद योजना बनाए। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो इसमें अपना राम मंदिर में जो उन्होंने पूजन करके उनको दोबारा वहाँ पर उनका प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उसमें आप देखते हैं उससे 11 दिन पहले वो ज़मीन पर सोए, अपने वस्त्र खुद धोए, एक नारियल सुबह और एक नारियल का पानी सुबह और एक नारियल का पानी शाम को पीते थे 11 दिन तक। फिर साउथ में गए, वहाँ रामेश्वरम तक गए, वहाँ पर पानी के जो उनके कुएँ हैं उनमें से सबने बाल्टियाँ भर के अपने ऊपर खुद स्वयं उनने ठंडे पानी से अपना स्नान किया, और यहाँ भी ठंडे पानी से घर पे नहाते रहे। और फिर उस दिन भी यही सारी क्रिया करके और वो वहाँ उसमें प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ पहुँचे थे। तो वो मैंने उनको पास से 2-3 बार मिला हूँ, देखा है, तो उनके जो चेहरे पर तेज है, जो एक उनके चेहरे पर तेज और एक जो संत के चेहरे पर तेज होता है, उनकी तपस्या बल जिनका होता है, मैं कहूँगा वो मानव नहीं है, वो महामानव और कोई देव पुरुष है। तो वो अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल देश में पूरा कर रहे हैं, तो उनकी चिंताएं हैं गरीबों के लिए सभी क्षेत्र में।
तो उसमें बहुत अच्छा काम उनका हो रहा है। और वो गंगा जी का किया है तो ये यमुना जी का भी इस बार इस फेज में जरूर लिया जाएगा। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की यूपी में प्रवेश की है और उन्होंने बनारस से भी अभी पीएम मोदी पे हमला बोला है। कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर वहाँ अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर वगैरह सब आए थे, लेकिन वहाँ गरीब कोई नहीं था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीब नहीं, गरीब लोग तो 5-5 लाख आदमी दर्शन करने गए तो उनमें सारे अमीर तो थे नहीं। उसके बाद एक उस फंक्शन में तो रेस्ट्रिक्टेड था, मगर उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने उन कारीगरों को बुलाया जो पत्थर वहाँ तोड़ रहे थे, जो पत्थरों पे कारीगरी कर रहे थे, जो मंदिर निर्माण में कार्य कर रहे थे, सब गरीबी लोग थे। रोज की उस पर उनको उन्होंने बुलाया, उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन किया, उन पर स्वयं फूल बरसाए। तो उनकी भावना ऐसी नहीं है। एक बार आपने देखा होगा कि जो हमारे हरिजन थे उनके भी उन्होंने पैर धोकर और उनका सम्मान किया था। तो ऐसी बात नहीं है, उनके दिल में किसी के लिए ऐसा नहीं। और जो ये योजनाएं हैं उनकी, उससे केवल हिंदू नहीं मुसलमान भी उससे लाभान्वित हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये भावना उनमें नहीं है और वो सभी का साथ चलने की बात करते हैं, जिससे कि सब साथ चलेंगे तो देश विकास करेगा और विकास कर रहा है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।